की नीयत पर अतीक पहले ही सवाल उठा चुका था। अतीक की पत्नी शाइस्ता ने सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की थी, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के 18 दिन बाद अतीक और उसके भाई की हत्या इलाहाबाद हाईकोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर हो गई और अतीक और अशरफ पुलिस की कस्टडी में हमलावरों ने गोली मारी। दोनों भाइयों को एक ही हथकड़ी में बांधकर यूपी पुलिस मेडिकल चेकअप के लिए ले जा रही थी। अतीक और अशरफ से पूछताछ के बाद पुलिस दोनों को लेकर कॉन्वेंट हॉस्पिटल के मेडिकल चेकअप कराने पहुंची थी। हॉस्पिटल से इलाहाबाद हाईकोर्ट की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है। घटनास्थल से प्रयागराज एसएसपी का आवास भी मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। हॉस्पिटल के बाहर पत्रकारों ने अतीक से सवाल पूछा, जिसका अतीक जवाब ही दे रहा था। इसी दौरान हमलावरों ने उस पर फायरिंग कर दी। हमलावरों को पुलिस पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक 9 राउंड की फायरिंग हो चुकी थी। अतीक और अशरफ की हत्या हो चुकी थी। बड़ी जानकारी तो आपको प्रयागराज से दे रहे हैं, जहां पर माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 3 शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज पुलिस मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जा रही थी। वहीं पर दोनों भाइयों की हत्या 3 शूटरों ने कर दी। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या हो चुकी है। पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं, प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद था और उसके बीच अशरफ और अतीक अहमद की गोली मारकर हत्या 3 शूटर कर देते हैं। फिलहाल तीनों शूटर पुलिस कस्टडी में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में ऐसा पता चला है कि तीनों खुद को बड़ा माफिया बनाना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की। वहीं शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई द्वारा तलब किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोधी रोड स्थित सीबीआई मुख्यालय पर पहुंचे। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। इसी सिलसिले में सीएम अरविंद केजरीवाल सीबीआई दफ्तर पहुंचे थे। वहीं सीबीआई की पूछताछ और हिरासत में लिए जाने के सवाल पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, जो प्रश्न पूछेंगे हम उसका जवाब देंगे। बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं भाजपा वाले सीबीआई को कंट्रोल करते हैं। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं, बीजेपी वालों को ज्यादा पता है, जो बीजेपी वालों कंट्रोल करते हैं सीबीआई को। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं, बीजेपी वालों को ज्यादा पता है, जो बीजेपी वालों कंट्रोल करते हैं सीबीआई को। वहीं दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने सीएम केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि ये लोकतंत्र की हत्या है और ये सोची समझी साजिश है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। सीबीआई ने मनीष सतेंद्र जी को कुछ सवाल पूछने के लिए बुलाया था। 2 साल तक सीबीआई जांच करती रही, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया। ये धंधा बन गया है। हर विपक्षी दल के पीछे इस ढंग से सीबीआई लगाना उचित नहीं है। देखिए हम भुक्तभोगी हैं। मनीष जी को भी सीबीआई ने कुछ सवाल पूछने इसलिए बुलाया था। सतेंद्र जैन जी को भी इसलिए बुलाया। 2 साल तक सीबीआई उनकी इंक्वायरी करती रही, उसके बाद बुलाया, अरेस्ट हो गया, ईडी लगाई। और इस बार बुलाया, देखते हैं उन्होंने क्या सवाल पूछने क्या नहीं। वो तो उनका काम है, करेंगे। हमारा जो काम है वो हम करेंगे। सीबीआई का बुलाने का मकसद क्या, ये समझ में नहीं आ रहा। किस लिए बुला रही है उनको। मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि शायद बीजेपी ये जो सीबीआई से गिरफ्तार करना चाहते हैं उनको। वो तो है ही, हम तो कह ही रहे हैं बात कि आज सीबीआई ने बुलाया, कल ईडी बुलाएगी, फिर एफआईआर होगी, अरेस्ट होंगे। ये धंधा बन गया। हर विपक्षी दल के पीछे इस ढंग से केंद्रीय सरकार का एक सुनियोजित
वहीं सीएम केजरीवाल से पूछताछ जारी है, पर इसी बीच आम आदमी पार्टी के दिग्गज सड़कों पर उतर आए हैं। बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। बता दें कि पंजाब के सीएम भगवंत मान, सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा पत्रकारों से रूबरू हुए। बयानबाजी कर पीएम मोदी और गृह मंत्री को इस दौरान वो घेरते नजर आए। अरविंद केजरीवाल के हाथों जिस प्रकार से कंस को पता था कि भगवान श्री कृष्ण ही उनका अंत करेंगे और इसीलिए कंस ने हर संभव प्रयास किया, हर षड्यंत्र रचा कि भगवान श्री कृष्ण को हानि पहुंचाई जाए, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं कर पाए। उसी प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि उनका अंत अरविंद केजरीवाल के हाथों होगा, बीजेपी का पतन आम आदमी पार्टी करेगी। इसीलिए हर संभव प्रयास और साजिश करी जा रही है कि आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करो। ये कभी सफल नहीं होंगे। जिस प्रकार से कंस को पता था कि भगवान श्री कृष्ण ही उनका अंत करेंगे और इसीलिए कंस ने हर संभव प्रयास किया, हर षड्यंत्र रचा कि भगवान श्री कृष्ण को हानि पहुंचाई जाए, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं कर पाए। उसी प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि उनका अंत अरविंद केजरीवाल के हाथों होगा, बीजेपी का पतन आम आदमी पार्टी करेगी। इसीलिए हर संभव प्रयास और साजिश करी जा रही है कि आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करो। ये कभी सफल नहीं होंगे। जिस प्रकार से कंस को पता था कि भगवान श्री कृष्ण ही वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, इन्होंने देखा कि केजरीवाल कर्नाटक भी जा रहे हैं, मध्य प्रदेश भी जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ हो आए हैं, गुजरात में भी इनके लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। अब ये सब देखकर इन्होंने अरविंद केजरीवाल को बुला लिया है। दो शाह बैठे हैं, एक अमित शाह और एक तानाशाह। वे हर दिन फरमान जारी करते हैं, ये कहना भगवंत मान का है। मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया उन्होंने। फिर इंजीनियर डॉक्टर बन गए, ये तो घर की गरीबी जो है खत्म कर देंगे। गरीबी खत्म हो गई तो पढ़ लिख कर ये सोचकर वोट डालने लगेंगे। सोचकर वोट डालने लगे तो बीजेपी को तो वोट ही नहीं देगा। तो कहते जी क्या करें, कहते जी जिसने स्कूल बनाया उसको अंदर कर दो। उन्होंने मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया। उन्होंने कौन सा किसी से पूछना है, जो भी आके कह देता है, तारीफ कर दे थोड़ी सी, उसके बाद वो साइन कर देते हैं। अभी वो कह रहे जी अरविंद केजरीवाल ये तो कर्नाटका में जा रहे हैं, ये राजस्थान की भी तैयारी कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की तैयारी भी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी हो आए, ये तो जी बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। तो गुजरात में भी हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी थी। तो कहते फिर अरविंद केजरीवाल को अंदर करने की जो है रिवाज शुरू कर देते हैं। इसी सिलसिले में आज उनको बुला लिया। मतलब जब पूछते हैं कि जी उनके साथ क्या रिश्ते हैं जो आपके साथ जहाजों में जाते हैं, उनके साथ क्या रिश्ते हैं जो आपसे पहले जहाज में पहुंच जाते हैं, वहां पे फिर आप पहुंच जाते हो, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाते हैं, उसकी कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। उनके बारे में कोई पार्लियामेंट में जवाब नहीं कि कौन है भाई, बता दो दे। दुनिया भर की कंपनियां बता रही हैं कि ये आदमी जो जिसने घाटा इतना लोगों का पैसा खा गया, LIC भी बंद होने की कगार पर आ गई, उसके बारे में मोदी जी कुछ नहीं कहते। आम आदमी पार्टी का कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता भी पोस्टर लगा दिया जी, मोदी हटाओ देश बचाओ, ना जी ये लगा नहीं सकते। मतलब ये लोकतंत्र नहीं है, ये तो मतलब तानाशाही है। और दो शाह बैठे हैं वहां पे, एक अमित शाह एक तानाशाह, बस दोनों हर रोज कोई ना कोई फरमान जारी करते हैं। इसको वहीं पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार त्रिलोकपुरी से विधायक रोहित कुमार और कोंडली के विधायक कुलदीप कुमार के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन करने पहुंच गए। इस दौरान आनंद विहार की मुख्य सड़क पर यातायात प्रभावित भी हुई। इसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने कुलदीप कुमार और रोहित कुमार सहित दर्जनों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। कि वो परम तत्व संबोधित करें। विनोद रावत आग्रह है कि या तो लेफ्ट में आ जाए, जागर शराब घोटाला डाउन डाउन। केजरीवाल एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देकर उन्होंने जनता को मैसेज दिया।
वहीं माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या के बाद यूपी पुलिस और कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। हत्या को लेकर यूपी पुलिस की नीयत पर अतीक पहले ही सवाल उठा चुका है। अतीक की पत्नी साइंसता ने सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट जाने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के 18 दिन बाद अतीक और उसके भाई की हत्या इलाहाबाद हाई कोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर हो गई। अतीक और अशरफ पुलिस की कस्टडी में, हमलावरों ने गोली मारी। दोनों भाइयों को एक ही हथकड़ी में बांधकर पुलिस मेडिकल चेकअप के लिए ले जा रही थी। अतीक और अशरफ से पूछताछ के बाद पुलिस दोनों को लेकर कॉन्वीनर हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप कराने पहुंची थी। हॉस्पिटल से इलाहाबाद कोर्ट की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है। घटनास्थल से प्रयागराज एसएसपी का आवास भी मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। हॉस्पिटल के अंदर पत्रकारों ने अतीक से सवाल पूछा, जिसका अतीक जवाब ही दे रहे थे। किसी दौरान हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी। हमलावरों को पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब तक 9 राउंड फायरिंग हो चुकी थी। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद प्रयागराज में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं सपा, बीएसपी और कांग्रेस दफ्तर के बाहर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने अतीक और अशरफ की हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि इतने बड़े मामले हैं, लेकिन किसी में भी अतीक अहमद दोषी सिद्ध नहीं हुआ। फर्जी मुकदमे रोज लोगों के खिलाफ लिखाए जाते हैं। अतीक अहमद 1989, 1991, 1993, 1995 से विधायक रहा है और 14वीं लोकसभा में फूलपुर से सांसद होते हुए ऐसा तो नहीं है कि सभी गुंडा बदमाश चुनाव जीत जाते हैं। वहीं रिकॉर्ड 3 बार निर्दलीय चुनाव भी जीते हैं। तो है, लेकिन अब मीडिया ने गैंगस्टर और फलाना ये सब बना दिया, तो कभी कभी कुछ घटनाएं हो जाती बड़े बड़े लोगों से। यहाँ ऐसे ऐसे बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हुए हैं जो बम फेंक के 10-10, 15-15 लोगों को मरवा दिया, आप सब जानते हैं। तो कोई नहीं कहता गैंगस्टर। खैर चलो ठीक है, अतीक के डिफेंस में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को भारत का संविधान और कानून पकड़ के मारने की इजाजत नहीं देता है। वहीं हापुड़ में तेंदुआ दिखने से किसानों में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के मुताबिक गढ़मुक्तेश्वर के गांव के पास जंगल में खेतों में काम कर रहे किसानों ने सामने से गुजरता हुआ तेंदुआ देखा और उसकी वीडियो बना ली। तभी से तेंदुओं को लेकर गांव में आतंक का माहौल बना हुआ है। वहीं अतीक और अशरफ की हत्या पर राज्यसभा सांसद संजय राउत की विशेष टिप्पणी आई है। उन्होंने कहा कि एक विशेष राज्य है और उसके विषय का सवाल है। हत्या हुई है, धारा 144 लगाई गई है, वहां की सरकार ने किया और वे सक्षम है ये करने में, ये उसका विषय है। लेकिन दिन दहाड़े पुलिस के बीच अगर हत्या हुई है तो ये गंभीर बात है। ये कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़े करती है। एक राज्य का विषय है संजय, बड़ा राज्य है। योगी जी मुख्यमंत्री है। किसी और राज्य के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करना ठीक नहीं लगता है। इसलिए अगर एनकाउंटर है, हत्या है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 144 लगाया है, तो वहां की सरकार है, सक्षम है स्थिति को संभालने के लिए। लेकिन हमने देखा है, चाहे माफिया हो चाहे कोई हो, एनकाउंटर की बात मैं समझ सकता हूं, लेकिन दिन दहाड़े पुलिस के बंदोबस्त में हत्या हुई है तो ये गंभीर बात है। जब उसके पहले उनके बेटे का एनकाउंटर हुआ था तो हमने बोला कि एनकाउंटर ऐसे होते हैं, मुंबई में भी हुए। लेकिन अगर मेडिकल कॉलेज के सामने किसी माफिया हो, गुंडा हो, कोई भी हो, पुलिस के घेरे में अगर हत्या होती है और हत्या करने वाले युवा है, यंग लड़के हैं,
और उसके बाद वहीं अगली खबर हापुड़ से है, जहां थाना पिलखुआ पुलिस ने चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। पूछताछ में बदमाश ने अपना नाम बॉबी उर्फ दिनेश उर्फ पिंटू बताया है। गिरफ्तार बदमाश मिर्ची गैंग का सदस्य बताया जा रहा है, जो थाना पिलखुआ में वांछित चल रहा था। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। आज एक मुठभेड़ हुई है जिसमें एक वांछित अभियुक्त जिसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था, उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधी का नाम बॉबी उर्फ संदीप उर्फ पिंटू उर्फ मिर्ची है। ये मिर्ची गैंग का एक्टिव सदस्य रहा है। इसके ऊपर 1 दर्जन से 2 दर्जन से ऊपर लूट चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। इन्होंने थाना पिलखुआ क्षेत्र में 6 फरवरी 2023 को एक सिगरेट व्यापारी को गोली मार करके भागने की एक घटना की गई थी, जिसमें ये वांछित चल रहे थे। इसी की सूचना पर आज इनकी घेराबंदी सिकेड़ा पुलिया के पास की गई थी, जिसमें इनको मुठभेड़ के ऊपर। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के रानी कमलापति को लेकर दिए बयान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। स्मार्ट सिटी पार्क में मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि ये देश और प्रदेश के आदिवासियों का बड़ा अपमान है। सीएम ने कहा कि आश्चर्य है कि कांग्रेस तो केवल एक ही नेहरू और गांधी परिवार को जानती है। रानी कमलापति महिला हिंदू शासक और भोपाल की गोंड रानी थी। सुशासन रानी कमलापति ने दिया है। उन्होंने छोटे तालाब में जल समाधि ली। तालाब के पानी में आज भी उनकी बलिदान की गूंज सुनाई देती है। सीएम ने सवाल किया कि कमला पार्क का नाम किसके नाम पर रखा था, ये कांग्रेस को बताना चाहिए। कांग्रेस तो केवल एक ही जानती है, एक ही नाम गांधी खानदान, वो भी नेहरू खानदानी। उस खानदान के अलावा कोई महापुरुष हुआ ही नहीं। मुझे आश्चर्य है कि रानी कमलापति अंतिम हिंदू शासक थी भोपाल की, गोंड रानी थी, स्वाभिमानी थी, स्वधर्म पर मरने वाली थी। सुशासन उन्होंने दिया, और जब छल से कपट से उनको ये लगा कि दोस्त मोहम्मद खां की सेना जीत जाएगी, तो उन्होंने यहां जल समाधि ली थी छोटे तालाब में। ये छोटा तालाब बड़े तालाब के पानी में आज भी उनके बलिदान की गूंज सुनाई देती है। हम तो बचपन से पढ़ते थे, ताल तो भोपाल ताल और सब तलैया, रानी तो कमलापति। यहां के बच्चों ने पढ़ा है। वहीं मैहर के ग्राम भटूरा में सुखेंद्र पटेल की मृत्यु करंट लगने से हो गई। परिजनों ने बताया कि मृतक सुखेंद्र की भैंस गुम हो गई थी, जिसे खोजने के लिए घर से 14 अप्रैल को शाम 9 बजे खेत की ओर गया था, जहां 11,000 वोल्ट के पास जंगली सुअर का शिकार करने की ताक में लगे विद्युत करंट के जाल में फंस गया, जिससे युवक की मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 5-6 बजे माला गहाई करत रहे। वहाँ से ये आगा बोरी खाली करी छी, फिर नहाई छी, फिर खाना खाई छी, 2 रोटी की सब्जी खाई छी। तो मैं कहूँ बेटा भैंसी नहीं आई, तो ऐसा ना हो तो यहाँ देख न लेते। तो कैसे की होगा, मैं देख ले। हाँ पापा, तो फिर मैं फोन लगाऊँ कि मिली ही कि नहीं मिली। 10 बजे मैं फोन लगाऊँ तो यह कही छी कि आओ तो पापा। वही मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल नल योजना में ठेकेदार के द्वारा टंकी निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किए जाने का आरोप गांव के लोगों ने लगाया है। वहीं उप सरपंच सहित ग्रामीणों ने का कहना है कि ठेकेदार सामग्री में घटिया सामानों का इस्तेमाल कर रहा है। मामला देवास जिले के कन्नौद पंचायत के
ग्राम जिनवाड़ी मध्य प्रदेश की है, जहां सरकार की नल जल योजना में लगभग 1 करोड़ की लागत से पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा है। सरकार की योजना के तहत ठेकेदार घटिया सामग्री का उपयोग कर रहा है और सरकार की इस योजना को पलीता लगाने की भी कोशिश कर रहा है। ग्राम पंचायत जिनवाड़ी के उप सरपंच गोविंद बारवाल ने बताया कि शासन की नल जल योजना के तहत गांव में पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा था। ठेकेदार द्वारा टंकी निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री और शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के 1 दिवसीय शिवपुरी भ्रमण पर आए, जहां पर उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, जल आवर्धन योजना और उपार्जन की समीक्षा की। महिला और बाल विकास अधिकारी ने जिला कार्यक्रम की बैठक में बताया कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत अभी जिले के 2,10,000 पंजीयन हो चुके हैं। वहीं अब प्रभारी मंत्री से इन विधानसभा चुनाव के बारे में पूछा गया तो प्रभारी मंत्री सिसोदिया ने बताया कि इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद कांग्रेस में कोई हाथ बचा ही नहीं है। इस विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे और बीजेपी 200 से भी अधिक सीटें जीतकर लाएगी। माननीय दिग्विजय सिंह जी और पूरी कांग्रेस पार्टी बहुत फ्रस्ट्रेशन है जी और वो इस बात को पचा नहीं पा रहे जी कि 15 माह के अंदर ही हमारी सरकार गिर गई जी और जो कमलनाथ जी के माध्यम से माननीय दिग्विजय सिंह जी और उनकी टीम मध्य प्रदेश में कार्य करना चाहती थी वो सपने पूरे ध्वस्त हो गए जी जी तो निश्चित रूप से फ्रस्ट्रेशन की स्थिति उनमें बन गई। जब बाई इलेक्शन हुआ था तब पूरी कांग्रेस पार्टी ने जितना बुरा बोल सकते थे वो बोला, किंतु जनता ने उनकी बात को नकारा और हम सब लोगों को ऐतिहासिक वोटों से जिताया और प्रजातंत्र। वहीं दिल्ली शराब घोटाला मामले में आप और बीजेपी के बीच वाक युद्ध जारी है। अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने हमला किया है। संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि दस्ताने पहनकर भ्रष्टाचार करने से शायद भ्रष्टाचार का पता नहीं चलता। मैंने दस्ताने पहन रखे हैं और मौकाए वारदात पर उंगलियों के निशान नहीं छोड़े हैं, उससे ये साबित नहीं होता कि मैंने जुर्म नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल जी, आपने मनीष सिसोदिया के दस्ताने पहनकर भ्रष्टाचार किया है। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। थोड़ी देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जांच एजेंसी सीबीआई के समक्ष पेशी है। स्वाभाविक रूप से भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को कानून से ऊपर समझ सकता हो या जो कानून के लंबे हाथों से बच सकता हो। तो आज कानून की प्रक्रिया पूरी होगी। जहां तक जांच एजेंसियों का सवाल है, सीबीआई, ईडी इत्यादि, ये प्रोफेशनल बॉडीज होते हैं। ये भावनाओं के आधार पर काम नहीं करते हैं, ये तथ्यों के आधार पर काम करते हैं। ये काम करते हैं कि फैक्ट्स क्या हैं, दे वर्क ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। और जहां तक दिल्ली एक्साइज पॉलिसी का सवाल है, जो शराब नीति अरविंद केजरीवाल जी और उनके कैबिनेट ने, मनीष सिसोदिया ने बनाया दिल्ली में, हमने देखा है कि ये शराब नीति एक भ्रष्ट तंत्र का अड्डा था। भ्रष्टाचार को किस प्रकार बढ़ावा दिया है ये जनता जानती है। अब स्वाभाविक है, जब एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, एक सर्वांगीण अप्रोच के साथ सीबीआई और जांच एजेंसी आगे बढ़ती है, तो सबसे पहला सवाल उठता है कि क्या केवल मनीष सिसोदिया ने ही ये एक्साइज पॉलिसी बनाया या इसके पीछे कुछ और लोगों का हाथ था। और स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न उठता है और जांच एजेंसी जानने की कोशिश करती है कि हु इज और हु रादर वाज द किंगपिन ऑफ द दिल्ली एक्साइज लिकर स्कैम। जो दिल्ली एक्साइज स्कैम, जो शराब नीति बनाई गई और ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके पीछे सरगना कौन है, कौन इसके पीछे दिमाग लगाए हुए है, यह सीबीआई और जांच एजेंसीज
इसके जड़ तक पहुंचने की कोशिश करती है। और बहुत कुछ तथ्य आज जनता के समक्ष पब्लिक डोमेन में मौजूद है। क्या ये हकीकत नहीं है जो हमने अभी न्यूज़ में भी देखा और ये पब्लिक डोमेन में है कि मनीष सिसोदिया जी के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने कबूला है कि ये जो 2021 में मार्च के महीने में दिल्ली एक्साइज पॉलिसी बनाने के लिए उन्हें कहा गया और उन्हें जो डॉक्यूमेंट दिया गया वो अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के घर में हुआ। मुख्यमंत्री जी के घर पर मनीष सिसोदिया जी के सेक्रेटरी को ये सारे डॉक्यूमेंट दिए गए कि ये एक्साइज पॉलिसी है और इसे लागू कराना है। तो स्वाभाविक है अगर मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा बयान दिया गया है तो पूछताछ तो होगी। हु वॉज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस स्कैम? ये जो शराब का स्कैम हुआ है दिल्ली में, उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स कौन है? ये तथ्यों के आधार पर जरूर सीबीआई सामने लाने की कोशिश करेगी। मित्रों, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है, मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।